जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही? सर आ रही। ठीक है, ले जी। पहला हमारा जो था वो लेक्चर जो था वो था इंट्रोडक्शन टू लॉ था। दूसरा क्या था? लेजिस्लेशन, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। पहला हमने पढ़ा लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू लॉ, दूसरे में प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, और फिर प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू आपके लॉ बनते हैं, और लॉ जो हैं वो कहाँ पे इंटरप्रेट होते हैं, उनकी भट्टी कौन सी है, उनकी कसवटी कौन सी है, अदालतें, अदालतों के अंदर वो लॉ जो है इंटरप्रेट होते हैं और टेस्ट होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर अदालतों का स्ट्रक्चर क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत अपेक्स कोर्ट, जिसको कहते हैं कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राइट जी। उसके बाद हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स आपको पता है कि हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं वो 5 हैं। 5 हाई कोर्ट्स किधर हैं जी? सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, क्वेटा हाई कोर्ट है, सॉरी 5 नहीं है 6 है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद जी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी बाइफर्केशन है, उसमें क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स हैं, वो मर्ज हैं एक दूसरे में। वो इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल में थोड़ी आगे बात करते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है जो इस्लामाबाद में है, फेडरल शरीयत कोर्ट पे भी बात करते हैं। और उसके बाद आपके पास ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं। जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट खुद जो है वो कुछ रिप्यूटेबल लोग होते हैं जो ADR का पार्ट होते हैं, तो ADR की तरफ जो है वो खुद अदालतें रेफर कर देती हैं कि इसकी आउट ऑफ कोर्ट जो है अगर सेटलमेंट हो जाए तो ये बेहतर है, तो ये हम ADR भी पढ़ेंगे। तो नहीं जी, स्टार्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो रेड हुआ है ना बीच में, ये भी थोड़ा इस पे एम्फेसाइज है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने रेड रखा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सर आखिरी रिजॉर्ट है, ये आखिरी हल है, ये आखिरी चारा है, और अपील करने की अपीलेट जो है वो लास्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। It is the final arbiter of the law and the constitution. लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन का ये आखिरी पहलू है, आखिरी सीढ़ी है, आखिरी चारा है। इट्स ऑर्डरली डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट के अंदर हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले तमाम अदालतों के लिए बाइंडिंग। All executive and judicial authorities are bound to act in aid of Supreme Court. The Constitution contains elaborate provision on the composition, jurisdiction, power, and function of the court. The Constitution assigns the Supreme Court a unique responsibility of maintaining harmony and balance between the three pillars of the state. ठीक है, तो जो 3 पिलर हमने डिस्कस किया था किसी लेक्चर के अंदर, पहले वाले के अंदर शायद, उनके अंदर बैलेंस और हार्मनी कायम रखना ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये जो सो मोटो एक्शन और गवर्नमेंट के कामों के अंदर जो डिफरेंट तरीके से इंटरवीन करती है सुप्रीम कोर्ट, वो बेसिकली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पावर के तहत करती है। Written of the 3 pillars of state, namely the legislature, the executive and judiciary. ये 3 पिलर होते हैं। ठीक है जी। एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सुप्रीम कोर्ट का और रोल भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये गार्डियन है, हिफाजत करती है। द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दिस बेसिक डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ पे वायलेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं होगा, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसी सूरत में वो इस डॉक्यूमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपना रोल अदा करती है, चाहे उसको सो मोटो लेना पड़े। ठीक है, सो मोटो क्या होता है कि किसी के दरखास्त देने पे, किसी के फाइल करने से, किसी के बताने पे काम करना, वो जो है आपकी अपीलेट या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। और जब अज खुद अदालत जो है वो सुना के कोई एक्शन लेती है तो उसको सो मोटो एक्शन कहते हैं।
Jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court exercises original, appellate and review jurisdiction. ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये तीन बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक्सरसाइजेज ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होता है कि ये केस कहीं और फाइल नहीं हुआ, पहली दफा इस कोर्ट के अंदर जा रहा है। ये सेक्शन 184(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी आर्टिकल 184(3). यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात आपको और अर्ज कर दूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, पता नहीं आप नोट्स वगैरह कोई लिखते भी हैं या अपने पास कोई बनाते हैं या नहीं बनाते, या इस फॉर्म के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं। ये यहाँ मैं जो एक बात बता रहा हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तीन जो है वो रोल, तीन जो उसके काम है वो परफॉर्म करती है। सबसे पहले एक्सरसाइज ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो केस पहली दफा फाइल हुआ है और उसी अदालत के अंदर फाइल हुआ है उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत है कि वो केस जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं वो किसी और अदालत के पास जा ही नहीं सकते, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट 184(3) आर्टिकल के तहत। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कर रहा था कि आपको कि जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो सेक्शंस होते हैं उनको आर्टिकल कहते हैं, सेक्शन नहीं कहते, ठीक है। और बाकी हमारे जो लॉ है उनको, जैसे आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा है, कंपनीज एक्ट आप लोग पढ़ते हैं, तो उसको सेक्शन कहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ कि लॉ की दो किस्में होती हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, बुनियादी लॉ होता है, और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। जहाँ पे भी सब्सटेंटिव लॉ होगा तो उसके जो सेक्शंस हैं उनको सेक्शन नहीं बोलेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं उनको आर्टिकल बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसीजरल लॉ नहीं है, वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसलिए उसको आर्टिकल कहते हैं। या मैं पहले एक दफ़ा सेक्शन बोला फिर मैंने अपनी करेक्शन की। अच्छा जी, इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि कंपनी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, तो ये चूंकि प्रोसीजरल लॉ है तो इसको सेक्शन कहते हैं। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद एक इसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है कि नीचे से चलता हुआ केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया अपील की फॉर्म में, ठीक है, अपील की फॉर्म में। और एक जो है वो रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कुछ फैसले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू के लिए भेज दी जाती है, एडवाइस के लिए भेज दी जाती है, ठीक है। तो वो इसकी रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। तो बेसिकली तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शन है, एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, एक रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन है, और एक चौथी भी है जिसको हम कहते हैं ये वो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन। Right, Janab? It possesses exclusive original jurisdiction for the settlement of inter-government dispute between federal and provincial government or provincial government inter-sea, यानी जैसा कि ऊपर है। एंड अच्छा, ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट। डिक्लेरेटरी जजमेंट होती है कि जिसमें डिक्लेयर क्लियर कर दिया जाता है कि भाई ये चीज़ मिस्टर ए की है और ये चीज़ मिस्टर बी की है, या इन दोनों चीज़ों से मिस्टर बी और ए का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक्चुअली मिस्टर ए से बिलोंग करती हैं। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेटरी सूट्स या डिक्लेरेटरी जजमेंट्स। The Supreme Court can also exercise original jurisdiction with respect to the enforcement of fundamental right। जो पहले मैंने आपको बात की है कि यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो वहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ गई। With the case involves an issue of public importance, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहीं बताया था, the court also exercises advisory jurisdiction where under the president may obtain its opinion on a question of law, ठीक है। किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर गवर्नमेंट को कोई ओपिनियन चाहिए तो वो थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एडवाइजरी फंक्शन जो है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत उनको वो ओपिनियन देती है। अंडर इट्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट एंटरटेन्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अदर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ द ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये सारी बातें पहले जो यहाँ पे लिखी हैं मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अच्छा जी, फिर जनाब इसका तीसरी बात जो इसमें है वो है क्राइटेरिया टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्राइटेरिया, तो ये दो बातें हैं जी। अ पर्सन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एक ऐसा आदमी जिसका 5 ईयर का तजर्बा हो हाई कोर्ट का जज होने का, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है।
या 15 year standing as an advocate of high court is eligible to be appointed as judge of supreme court। ये ला की हद तक ये बातें हैं दोनों। लेकिन ये जो दूसरी वाली बात है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का जज प्रैक्टिसिंग या 15 ईयर प्रैक्टिस वाला लायर आज तक नहीं बना। हाई कोर्ट्स में बनते हैं, इस केस में आज तक नहीं बना। हमेशा जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हीं को प्रमोट किया गया। और ये जो ऊपर 5 ईयर वाली है इसको भी फर्दर रिफाइन किया गया कि नहीं 5 ईयर वाला नहीं, जो चीफ जस्टिस बनेगा प्रोविंशियल हाई कोर्ट का वही जस्टिस बनेगा आगे जाके हाई कोर्ट। तो ये बेसिकली इसका क्राइटेरिया है। सुप्रीम कोर्ट तक किसी को कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, आगे हाई कोर्ट आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल? सर इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट की जज की? बस 62 ईयर। सही है जी सर, क्लियर है। जी सर। सर उसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट या कोई फर्दर उसकी जो है ना आगे एक्सटेंशन मिल सकती है, मतलब उनको मिलती है? नहीं मिलती, तब्दीली करके कोई ला के अंदर ले लें तो वो नहीं पता मुझे, आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा जी आगे चलें, आगे ले। उसके बाद आ जाती है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट्स कितनी हैं, 4, 5 और 6। यहाँ पे यही बात शायद लिखी होगी। अच्छा, देयर इज वन हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस एंड वन इन फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद इंक्लूडिंग दिस। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, पंजाब सिंध हाई कोर्ट कराची, पेशावर हाई कोर्ट पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा बलूचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट जो है उसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा लीगल इशू भी है, थोड़ा लीगल चीज़ें भी हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ठीक है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का अपना कुछ स्टेटस अभी इतना क्लियर नहीं है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप लिख दें तभी ठीक है, ना लिखें तभी ठीक है। ओके, द हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी रोल ओवर द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। हाई कोर्ट का एक सुपरवाइजरी रोल है ओवर अदर कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। तो उस सूबे के अंदर जितनी मातहत अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट अदालतें हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल किसका है? उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जो जुडिशरी है वो सारे अंडर हैं लाहौर हाई कोर्ट, राइट है ना। इट मे इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट की आप बात करते हैं, अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा रिट। रिट जो होती हैं वो 5 तरह की रिट होती हैं। एक हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडामस होती है, सरशरारी होती है, को वारंटो होती है, पता नहीं पांचवी ठीक है जी। तो ये 5 तरह की रिटें होती हैं जो हाई कोर्ट में हो सकती हैं। रिट कभी भी किसी और अदालत में नहीं होती सवाए हाई कोर्ट, जिसमें एक रिट जो होती है हैबियस कॉर्पस होती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है किसी को हिब्से बेजा में रखना, किसी को नाजायज़ तरीके से अपने कब्जे में रखना, किसी आदमी को ले जाना और अपने पास बिठा लेना, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, चाहे वो पुलिस हो या FIA हो, वो उसको बगैर किसी अथॉरिटी के, बगैर किसी जो है वो वारंट के अगर बैठाती है तो वो हैबियस कॉर्पस में आता है, और इसकी रिट जो होती है वो हाई कोर्ट में। अच्छा जी, विच इज एन ऑर्डर ऑफ द रिलीज ऑफ अ पर्सन रॉन्गफुली डिटेन, गलत तरीके से जिसको डिटेन किया गया है, एंड आल्सो प्रेरोगेटिव ऑर्डर्स अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट्स, tribunals and other bodies such as local authorities in so far as they have a duty to exercise a discretion fairly, राइट जनाब। तो ये कोई भी अदालत नीचे वाली, कोई FIA, पुलिस किसी आदमी को रॉन्गफुली डिटेन करती है तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है और उसके तहत उसको बंदे को रिलीज कराया जाता है कि ये इलीगली और रॉन्गफुली डिटेन हुआ है, राइट जनाब। उसके बाद है क्राइटेरिया टू बी है जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज कौन होता है? 3 तरीके से इसकी इंडक्शन होती है किसी भी हाई कोर्ट में जस्टिस की, जज ऑफ हाई कोर्ट।
10 ईयर एक्सपीरियंस अगर एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, किसी आदमी का अगर 10 साल का हाई कोर्ट का तजर्बा हो जाए, ये पहली शर्त है, और बहुत सारी इसकी कंडीशंस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर इन चीज़ों को कोई पूरा करता है तो वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। नंबर 2 जो है, अगर कोई आपका 10 ईयर सर्विस एज अ सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, अगर कोई सिविल सर्वेंट है और उसका जज का भी एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो वो भी एलिजिबल है हाई कोर्ट का जज बनने का। उसके बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन ए जुडिशियल ऑफिस, अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिस में हैं, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी जो है वो जुडिशियल ऑफिसर की है, ठीक है, आल्दो आप जज हैं या किसी स्पेशल कोर्ट में हैं या ट्राइब्यूनल में हैं, किसी कैपेसिटी में भी हैं, तो अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये तो बात है लिखी हुई। जो प्रैक्टिकली ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ जो जस्टिस बन रहे हैं हाई कोर्ट के, वो 2 उनके तरीके हैं। एक तो है जो डायरेक्ट 10 साल एक्सपीरियंस वाले जो वकील हैं, वो एडवोकेट्स जो हैं वो जज बन जाते हैं। जैसे इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में अगर किसी का आना जाना हो, तो यहाँ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, अतर मिनुल्लाह साहब प्रैक्टिसिंग लायर हैं। वो नीचे से जज नहीं थे, ना वो जुडिशियल ऑफिसर थे, वो एक प्रैक्टिसिंग लायर थे और वो जस्टिस बन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसी तरह एक मोहसिन कियानी साहब, ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी एक प्रैक्टिसिंग लायर थे और वो जज बन गए। इस तरह वहाँ पे मियाँ गुल हसन और औरंगजेब साहब हैं, वो भी जस्टिस इसी तरीके से बने। और ये तो एक तरीका हो गया, और दूसरे हैं वो जो नीचे से कुछ प्रमोट होके आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, वहाँ पे 2-3 जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो भी प्रमोट होके जज बन के हैं। तो ये 2 तरीके हैं हाई कोर्ट के जो इन प्रैक्टिस है। ये ला की हद तक ये है और प्रैक्टिस में ये है। दोनों के अंदर कोई वो नहीं है कि कोई इख्तलाफ है, जो कोई फ़र्क है, ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है सख्त है और ला के अंदर थोड़ा सा लीनियंसी सॉरी। अच्छा जी, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? किधर है भाई आप? मौजूद है सारे? यस सर मौजूद है। जी सर। ओके, राइट, शाबाश। चलो फिर आगे चलते हैं जी, कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2 तरह की कोर्ट्स हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और एक सिविल कोर्ट्स हैं। ये शुरू में लेक्चर जो था हमारा पहला लेक्चर, मैंने आपको बताया था उसमें कि क्रिमिनल जो केस हैं वो क्या होते हैं और सिविल केस क्या होते हैं, दीवानी मुकदमात क्या होते हैं और फौजदारी मुकदमात क्या होते हैं। जो दीवानी मुकदमात होते हैं वो दीवानी अदालतें, ये सिविल अदालतें देखती हैं, और जो क्रिमिनल केस होते हैं वो फौजदारी अदालतें या सेशन कोर्ट्स जो हैं वो देखती हैं। ठीक है जी। ये पहले अलग अलग होती थी, अभी ये कंबाइन हो गई, इकट्ठी हो गई है। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो सिविल जज होता है उसके साथ अगर आप उसका कभी पढ़ें, उसकी मोर देखें, स्टैम्प देखें, तो उसमें लिखा होता है सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सिविल जज जो है उस कैपेसिटी में वो सिविल केसेस को देखता है, और मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में वो क्रिमिनल केसेस को देखता है। बंदा एक ही है, दोनों पावर उसके पास है। इसी तरह अगर आप देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, जो किसी भी ज़िले का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट जज सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट जज तक रहे तो इसका मतलब है वो सिविल केसेस को सुन रहा है, और जब हम साथ सेशन लगाते हैं तो इट मीन्स कि वो क्रिमिनल केस भी देख रहा है। तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ही बंदा है, एक ही इंडिविजुअल है, लेकिन उसके पास दीवानी और फौजदारी मुकदमात देखने की, दोनों की देखने की पावर उसके पास मौजूद है। अभी थोड़ा सा इसको करते हैं। Session judge. Each province consists of session oblique divisions, and every session division shall be a district or consist of districts. A provincial government established a court of session for every session division and appoint a judge of such court called session judge. ठीक है, तो ये हर जिले के लिए अपॉइंट होता है।
अच्छा, उसके बाद इसके नीचे जो होते हैं वो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। The provincial government may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in one or more such courts. Right, जनाब? अच्छा, ये गो थ्रू करने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है ना, उसमें बेसिकली जो है वो 4 तरह के जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इन सिंपल वर्ड्स अभी आपको बता रहा हूँ कि 4 तरह के जजेस होते हैं। सबसे पहले ना सिविल जजेस होते हैं। सिविल जजेस की भी आल्दो आगे 2-3 क्लासें हैं कि सिविल जज 3rd क्लास है, सिविल जज 2nd क्लास है, सिविल जज 1st क्लास है, लेकिन हम सिर्फ बताते हैं आपको कि सिविल जज सबसे जूनियर जज होता है जुडिशरी के अंदर। उसके बाद होता है सीनियर सिविल जज, और उसके बाद होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये 4 तरह के जजेस जो होते हैं इसी हायरार्की से जिलाई अदालतों के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। ये नक्शा आप, ये हायरार्की आप ज़हन में रखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। मैंने आपको बता दिया कि उसी सिविल जज की कैपेसिटी जब मजिस्ट्रेट की होती है तो वो क्रिमिनल को देख रहा होता है, और जब उसकी कैपेसिटी सिविल जज की होती है तो वो सिविल केसेस को देख रहा होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स। In addition, they also exercise certain family law, administrative law, and minor civil function. Right, Janab? District magistrate. In every district, the provincial government appoint a magistrate of first class who is called a district magistrate. ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात है। सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो हैं कि वो बेसिकली जुडिशरी का पार्ट नहीं होते, लेकिन उनके पास कुछ क्रिमिनल की पावर एक्सरसाइज करने की पावर्स होती हैं। ये मैं बताता हूँ। The provincial government appoint as many person as it think fits, besides the district magistrate, as magistrate of 1st, 2nd, or 3rd class of any district, and defines local area within which the person may exercise all or any of the powers as in district. अच्छा, ये मजिस्ट्रेट 1st क्लास जो होता है वो हमेशा सिविल जज होता है, और मजिस्ट्रेट क्लास 2 और सोम जो होते हैं ये अमूमन एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं। मसलन एसी होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास भी मजिस्ट्रेट दर्जा 2 की पावर्स होती हैं, और कुछ केसेस जो होते हैं माइनर नेचर के उसके पास भी आ जाते हैं। इस तरह जो तहसीलदार होता है ना, वो 3रे दर्जे का, वो 3rd दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है, उसकी भी कुछ पावर्स डिफाइन है कि ये काम ये कर सकता है। मसलन तहसीलदार का काम होता है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है ना। अगर वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हुए उसे कोई मुश्किलात आती है, कोई आदमी उसमें रुकावट डालता है, तो वहाँ आपने मजिस्ट्रेट की अरेस्ट करने की, वारंट इशू करने की पावर्स वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद जनाब सिविल कोर्ट्स, जिसके मैंने आपको बताया कि सिविल जज जो है उसके पास दोनों पावर्स हैं, फिर सीनियर सिविल जज है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहो तो वो सिविल है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ एंड सेशन लग गया तो इट मीन्स कि उसके पास क्रिमिनल भी पावर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इस तरह था कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर थे डिस्ट्रिक्ट जजेस और सेशन जजेस का, ये सेपरेट हुआ करता था। फिर चूंकि ये इकट्ठा जब हुआ तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई, क्रिमिनल और सिविल। In every district of a province, there is a court of district judge, which is the principal court of original jurisdiction in civil matter. Government, in consultation with the High Court, appoints as many additional district session judges as may be necessary. An additional district judge discharges such function of district judge as the district judge assign him and has the same power like that of district judge. तो डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि एक अकेला आदमी होता है किसी भी जिले में, तो उसके पास पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे काम निपटाए, तो उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। बहुत सारे होते हैं, ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से होते हैं। जैसे पिंडी में देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसके नीचे बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, और काम वही कर रहे हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का है, वो काम उनको डेलीगेट कर देता है। ठीक है, फर्दर असाइन कर देता है। ठीक है, उसके बाद जनाब सिविल जजेस। सिविल जज मैंने आपको बता दिया कि सिविल जजेस फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑल द मैटर ऑफ सिविल नेचर originate in the courts of judges. The district judge may, however, withdraw any case from any civil judge and try it himself, appeal against the judgments and decree passed by the civil judges in cases where the value of the suit does not exceed the specified amount lie to the district judge.
ठीक है जी। तो सिविल जज जो है सॉरी सारे जो केस होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनकी थ्रू सीनियर सिविल जज आगे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि एक ज़िले के अंदर बहुत सारे सिविल जजेस होते हैं। अगर आप पिंडी की बात करें तो यहाँ मेरा ख्याल 100 सिविल जजेस हैं पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और पिंडी अगर आप फर्दर ज़िले के अंदर उसकी तहसीलों में चले जाए तो फिर रावलपिंडी की बहुत सारी तहसीलें हैं, जैसे कहूटा है, गुजरखान है, मरी है, टेक्सला है, और कौन सी पिंडी इटसेल्फ एक तहसील भी है, और कौन सी तहसील है, ठीक है। तो इन सारी तहसीलों के अंदर भी फर्दर जो है वो बहुत सारे सिविल जजेस हैं। तो अगर इस नंबर को फिर गिनना शुरू करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है अभी अगले सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, 3 मिनट रह गए, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? तो ले यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप